इंसानों की सोच से परे एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहां इंसानों के साथ साथ बेहद भयानक और खूंखार राक्षस भी रहते हैं। पर सोचो क्या होगा अगर हमारी दुनिया के सोल्जर्स उस दुनिया में कैद हो जाएं और बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो। आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए, जिसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि उस रहस्यमय दुनिया में एक जहाज रेगिस्तान पर तैर रहा है और उस जहाज की मंजिल है एक अजीब सा टावर जो काले बादलों से घिरा रहता है। लेकिन तभी रेगिस्तान का राक्षस डियाब्लोस उन पर हमला कर देता है। जहाज के कैप्टन एडमिरल तेजी से जहाज को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, पर डियाब्लोस के हमले से उनका शिकारी साथी जहाज से नीचे गिरकर पीछे छूट जाता है। वहीं दूसरी ओर हमारी पृथ्वी पर कुछ सोल्जर्स अपने गुमशुदा साथियों को ढूंढने निकले हैं, जिनकी कैप्टन है नैटली। गुमशुदा सोल्जर्स के कोई निशान मौजूद ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो चलते चलते ही गायब हो गए। नैटली देखती है कि उस रेगिस्तान में ढेर सारे पत्थर लगे हैं जिन पर कुछ अजीब से शब्द लिखे हैं। लेकिन तभी एक बेहद काला तूफान सोल्जर्स की ओर बढ़ता है। सोल्जर्स वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर तूफान उन्हें उड़ा ले जाता है। रेगिस्तान में लगे पत्थर बड़ी तेजी से चमकने लगते हैं और एक नई दुनिया का रास्ता खुलता है। कुछ देर बाद सोल्जर्स को होश आता है। वो देखते हैं कि वो तूफान उन्हें एक रहस्यमय दुनिया में ले आया है, जहाँ पर उन्हें उनके खोए हुए साथियों की लाशें भी मिलती हैं और एक बहुत बड़ा कंकाल भी। वो शिकारी भी वहाँ पर मौजूद है और वो सोल्जर्स को दूर से देख रहा है। वो तीर चलाकर उन्हें खतरे से सावधान भी करता है, पर इससे पहले वो कुछ समझ पाते डियाब्लोस उन पर हमला कर देता है। डियाब्लोस पर किसी हथियार का कोई असर नहीं होता और वो दो सोल्जर्स को बेरहमी से मार डालता है। शिकारी डियाब्लोस पर हमला करके सोल्जर्स को भागने का मौका देता है और सोल्जर्स डियाब्लोस से बच जाते हैं। रात हो जाती है और नैटली की पूरी टीम बहुत परेशान और डर चुकी है, पर नैटली कैप्टन होने के नाते उन्हें हिम्मत देती है और यकीन दिलाती है कि वो इस जगह से जरूर निकलेंगे। पर तभी नरसाइला नाम की बड़ी मकड़ियों का झुंड उन पर हमला कर देता है। शिकारी उनकी मदद करता, लेकिन नरसाइलाज उस पर भी हमला करती है, पर शिकारी के पास बचने के लिए उसकी गुफा है। वहीं दूसरी ओर नैटली की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को मकड़ियों के जाल में फंसा हुआ पाती है। उसके बाकी साथी भी वहाँ पर हैं, लेकिन वो सब मर चुके हैं। नैटली खुद को आज़ाद करती है और अपने साथियों का बचा हुआ सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो फ्लेयर और ऑक्सीजन से आग लगाकर नरसाइला मकड़ियों को डराकर भगा देती है और आखिरकार मकड़ियों की गुफा से बाहर आ जाती है। मकड़ियाँ उसका पीछा नहीं करती क्योंकि वो धूप में बाहर नहीं आ सकती। नैटली बारूद की मदद से अपने घाव बंद करती है जिससे खून ना निकले। इसके बाद वो चट्टानों के ऊपर जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। वो उस तूफान को देखती है जो उसे इस दुनिया में ले आया और वो समझ जाती है कि बाहर जाने का रास्ता भी उसी तूफान में है। लेकिन नैटली जमीन पर एक पत्थर फेंकती है और उसे पता चलता है कि डियाब्लोस रेत के अंदर ही रहता है, इसलिए वहां से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद वो चट्टानों के बीच एक टूटे हुए जहाज को देखती है, लेकिन बदकिस्मती से उसे वहां पानी और खाना तो नहीं, पर शिकारी मिल जाता है जो उस पर हमला करता है। दोनों बहुत ही ताकतवर फाइटर हैं और नैटली तो शिकारी को खंजर से घायल भी कर देती है, पर आखिर में शिकारी उसे हरा देता है। इसके बाद वो नैटली के हाथ बांधकर उसे रात होने से पहले अपनी गुफा में ले जाता है, जहां रात होने पर मकड़ियां उन पर हमला भी करती हैं, पर नैटली और शिकारी चुप रहते हैं, जिससे मकड़ियां वापस लौट जाती हैं। शिकारी ने अपने खाने पीने का इंतजाम कर रखा है, पर वो नैटली को कुछ भी नहीं देता। शिकारी अपने भगवान को बहुत मानता है और इस हालत में भी उनकी पूजा करता है। वहीं नैटली अपने हाथ की रस्सी एक कांच के टुकड़े से काटने की कोशिश कर रही है जो उसने जहाज में से उठाया था। अगली सुबह शिकारी कुछ देर के लिए बाहर जाता है, पर लौटने पर नैटली उस पर हमला करती है और उसे बांध देती है और फिर उसे पानी पीकर चढ़ाती भी है, लेकिन शिकारी गुस्से में सारा पानी गिरा देता है। नैटली समझ जाती है कि शिकारी को मरने से डर नहीं लगता। फिर वो शिकारी को दुख पहुंचाने के लिए उसके भगवान की मूर्तियां तोड़ देती है, जिसके बाद शिकारी को बहुत गुस्सा आता है और वो नैटली को सबक सिखाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दोनों बहुत ही ताकतवर योद्धा हैं, इसलिए लड़ते लड़ते वो गुफा से बाहर आ जाते हैं, लेकिन शिकारी फिसलकर मकड़ियों की गुफा में गिर जाता है, पर नैटली उसकी मदद करती है। शिकारी नैटली की भाषा नहीं समझता और नैटली उसकी, पर नैटली अपने पास पड़ी चॉकलेट देकर उससे दोस्ती करती है। शिकारी चॉकलेट खाकर खुश होता है और नैटली से दोस्ती कर लेता है, जिसके बाद वो नैटली को पीने के लिए पानी भी देता है। वो दोनों इस जगह से निकलना चाहते हैं, पर डियाब्लोस को खत्म करे बिना वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। नैटली कहती है कि उनकी टूटी हुई गाड़ी में हथियार हैं जिससे वो डियाब्लोस को मार सकते हैं, पर शिकारी उसे समझाता है कि हथियार डियाब्लोस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर एक रास्ता है। अगर वो नरसाइला मकड़ी के जहर से डियाब्लोस पर हमला करें तो वो कमज़ोर हो जाएगा और फिर वो उसे मार सकेंगे। पर फिर नैटली पूछती है कि जहर लाएंगे कैसे। बड़ा हरामी हो बेटा। रात होने पर शिकारी नैटली को चारे की तरह इस्तेमाल करता है और बड़ी आसानी से मकड़ी को अपने जाल में फंसा लेता है।
फिर अपनी बड़ी तलवार से वो उस मकड़ी के जहरीले दांत को काट देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अगले दिन वो डियाब्लोस से लड़ने की तैयारी करते हैं। वो मकड़ी के दांत से जहरीले तीर बनाते हैं और जहाज पर पड़े हथियारों के साथ ट्रेनिंग भी करते हैं। शिकारी नेटली को फायर सोर्ट्स चलाने के साथ साथ और भी बहुत कुछ सिखाता है और आखिरकार वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो रेगिस्तान में एक डब्बा फेंक कर डियाब्लोस का ध्यान भटकाते हैं और गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, पर डियाब्लोस उन्हें देख लेता है, इसलिए शिकारी उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और मौका मिलते ही उस पर जहरीले तीर से हमला करता है, जिससे डियाब्लोस कमज़ोर पड़ने लगता है। नेटली उस पर मशीन गन चलाती है, पर डियाब्लोस गन से नहीं मरने वाला, इसलिए शिकारी उसके सर पर जाकर अपनी तलवार से एक गहरा वार करने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार फंस जाती है और डियाब्लोस शिकारी को दूर फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। नेटली तलवार को देख लेती है और अपने हुक से उस पर निशाना लगाकर डियाब्लोस के सर तक पहुंच जाती है और आखिरकार तलवार से एक गहरा वार करके वो डियाब्लोस को मार देती है। फिर वो गाड़ी में पड़ा सारा सामान ले लेती है और डियाब्लोस की चमड़ी काटकर शिकारी को उसमें रखकर उस रहस्यमयी टावर की ओर बढ़ती है। रास्ते में एक रेतीला तूफान आता है, पर नेटली टेंट बनाकर उस तूफान से बच जाती है। टेंट के अंदर वो आर्मी की इमरजेंसी किट का इस्तेमाल करके शिकारी का इलाज भी करती है। तूफान शांत होने पर वो बाहर आते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। घंटों तक चलने के बाद वो एक ओएसिस पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें पीने का पानी मिलता है। वहां पर उन्हें शाकाहारी जानवर भी मिलते हैं, जिन्हें एप्सिरोस कहते हैं। पानी पीते वक्त एक बड़ी मछली नेटली पर हमला करती है, पर शिकारी उसे मार देता है और रात होने पर वो उसे पकाकर खा भी जाते हैं। वो दोनों आराम कर रहे थे, पर तभी ओएसिस पर रेथलोस नाम का राक्षस हमला कर देता है, जो कि एक आग उगलने वाला ड्रैगन है। हमले की वजह से एप्सिरोस की भीड़ भागने लगती है। शिकारी तो भीड़ से निकल जाता है, पर नेटली एप्सिरोस के बीच फंस जाती है। नेटली को लग रहा था कि अब वो मरने वाली है, पर तभी एडमिरल वहां पर आ जाता है और आग की मदद से एप्सिरोस की भीड़ को काबू करता है। नेटली भी अपनी फायर सोर्ड से वैसा ही करती है। शिकारी भीड़ से बचता हुआ खाई में गिरने वाला था, पर उसकी दोस्त हैंडलर उसे बचा लेती है। भीड़ के चले जाने पर नेटली एडमिरल का शुक्रिया अदा करती है और एडमिरल उसी की भाषा में उसे जवाब भी देता है, पर फिर उसे एक मुक्के में बेहोश भी कर देता है। वो नेटली को अपने जहाज पर कैद कर लेते हैं और शिकारी भी अपने कैप्टन के खिलाफ जाकर नेटली की मदद नहीं कर सकता, पर मदद चाहिए किसको। नेटली थोड़ी ही देर में खुद को आजाद करके वहाँ से निकल जाती है। वो किचन में कुछ खाने को ढूंढ रही थी जब उसकी मुलाकात जहाज के बावर्ची पालिको से होती है, जो एक बड़ी सी बिल्ली है और वो उसे कुछ नहीं खाने देती। पर तभी शिकारी वहाँ पर आता है और कहता है कि कैप्टन नेटली से मिलना चाहते हैं। एडमिरल नेटली को आजाद कर देता है और उसे दुश्मन समझकर उस पर हमला करने के लिए माफी भी मांगता है। एडमिरल नेटली को बताता है कि उससे पहले भी कई इंसान पृथ्वी से यहाँ पर आए थे और उन्होंने ही एडमिरल को अपनी भाषा सिखाई थी। उस रहस्यमयी टावर का नाम है स्काई टावर, जिसे इस दुनिया के बहुत ही आधुनिक लोगों ने पृथ्वी पर जाने के लिए बनाया था, पर स्काई टावर की खराबी के कारण वो सब लोग मारे गए और अब स्काई टावर पृथ्वी पर वापस जाने का आखिरी रास्ता है। उन प्राचीन लोगों ने अपने स्काई टावर की रक्षा करने के लिए रेथलोस को बनाया था, जिसे मारना लगभग नामुमकिन है। कैप्टन अपने साथियों के साथ स्काई टावर को हमेशा के लिए बंद करना चाहता है ताकि इंसान इस दुनिया में ना आ सके, पर अगर नेटली स्काई टावर तक पहुंचने में उनकी मदद करेगी तो वो उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देंगे। और जाहिर सी बात है कि नेटली को यह सौदा मंजूर है। अगली सुबह वो सब स्काई टावर की ओर निकलते हैं और एक बेहद लंबा सफर तय करके वो स्काई टावर तक तो पहुंच जाते हैं, पर वो देखते हैं कि स्काई टावर लावा से घिरा हुआ है और शायद वो लावा ही उसकी ताकत का कारण है। वहाँ पर वो चमकते पत्थर भी मौजूद हैं जो नेटली ने पृथ्वी पर देखे थे, पर तभी रेथलोस उन पर हमला कर देता है और उनके कुछ साथियों को जला देता है। एडमिरल कहता है कि रेथलोस को सिर्फ उस वक्त मारा जा सकता है जब वो अपने मुंह से आग उगलने वाला हो। वो सब मिलकर रेथलोस को हराने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में उनके कुछ साथी भी मारे जाते हैं, पर रेथलोस को मारना इतना आसान नहीं है। स्काई टावर में हलचल होने लगती है और वो सभी पत्थर चमकने लगते हैं। रेथलोस के हमले से नेटली एक खाई में गिर जाती है, लेकिन हवा में एक पोर्टल खुल जाता है जिससे वो पृथ्वी पर वापस आ जाती है। आर्मी हेलीकॉप्टर्स उसे बचाकर वहां से ले जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते क्योंकि फिर से एक तूफान आ जाता है और उस तूफान से रेथलोस पृथ्वी पर आ जाता है और आर्मी पर हमला करता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। नेटली बचकर बाहर आती है तो वो देखती है कि रेथलोस पर आर्मी के किसी भी हथियार का असर नहीं होता और रेथलोस आसानी से आर्मी को हरा देता है। नेटली फ्लेयर्स का इस्तेमाल करती है और जब रेथलोस उस पर आग उगलने वाला था वो उसके मुंह में फ्लेयर फेंक देती है, पर रेथलोस को मारने के लिए बस इतना काफी नहीं होगा। रेथलोस फिर उठकर नेटली पर हमला करने वाला था, पर शिकारी उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। दरअसल वो तूफान सिर्फ रेथलोस को ही पृथ्वी पर नहीं लाया, बल्कि शिकारी और एडमिरल को भी ले आया।
शिकारी सही समय पर तीर से रथलोस के गले पर वार करके उसकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वो तीनों चैन की सांस ले पाते इससे पहले एक और तूफान आ जाता है और पोर्टल से एक राक्षस बाहर आता है जिसका नाम है गोर मगाला। वो तीनों फैसला करते हैं कि अब वो स्काई टावर को खत्म करके दोनों दुनिया के बीच का ये रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। वो एक साथ गोर मगाला पर हमला करते हैं और इस बार इस लड़ाई में पाली को भी उनका साथ देगी। लेकिन काले कपड़ों में एक रहस्यमय आदमी उन्हें ऊपर से देख रहा था, जो कौन था ये किसी को नहीं पता। और यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। रोज़ ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।